ठीक है। तो ये तो ज्योतिष में सब लोग जानते हैं कि प्लैनेट के ऊपर सारा सब कुछ बेस होता है ना। और ये भी एक तरीके से जो हमारी दुनिया चल रही है किसी भी तरीके से वो एक साइंस पे आधारित है। हर चीज में एक विज्ञान है, ठीक है। और हमारा ब्रह्मांड भी जो है ना वो भी इसी साइंस पर आधारित है, क्योंकि ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट है ना वो सारे मूव कर रहे हैं किसी न किसी गति से। किसी की गति कुछ है, किसी की गति तेज है, किसी की गति स्लो है ना। अब आप ये सोचिए कि हमारे जो ऋषि लोग थे, जो जिन्होंने ये ज्योतिष को बनाया या ब्रह्मांड के बारे में उन्होंने सोचा, उनको देख के वो कितने विद्वान रहे होंगे कि उन्होंने इसी ब्रह्मांड की ऊर्जा का अध्ययन किया और इसकी गति को समझा और एक साइंस का निर्माण कर दिया, एक विज्ञान बना दिया जिसको बोलते हैं ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी साइंस। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सारे प्लेनेट ना किसी रूप में हमारी पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने जीव हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों से ही जुड़े हुए हैं, जानवरों से भी जुड़े हुए हैं। उनकी भी कुंडली होती है, उनका भी भाग्य होता है। और यही प्लेनेट हमारे जीवन में अच्छा या बुरा असर डालते हैं। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि प्लेनेट मूव कर रहे यस। हैं, स्थिर तो कोई प्लेनेट नहीं है। तो जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है, तो जिस क्षण उसका जन्म होता है तो एक ब्रह्मांड की एक फोटो क्लिक करके हमारी कुंडली में के रूप में हमारे सामने दे दी जाती है। जो प्लेनेट जिस सिचुएशन में उस समय मूव कर रहा होता है, उस समय का एक मैप हमारे सामने लाके रख दिया जाता है। और ईश्वर भी ये कहता है कि अब तुमको जो है ना अपनी पूरी जिंदगी जो है ना इसी मैप के आधार पे चलना है। और जो इंसान उस मैप के आधार पे चल ले जाता है या आ, उसको सही मार्गदर्शन मिल जाता है, तो वो इंसान किस्मत वाला कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारी कुंडली ने कहा कि आपको पूर्व दिशा में चलना है पूरी जिंदगी भर। तो अगर वो किसी भी तरीके से किसी गुरुओं के मार्गदर्शन से, माता पिता के मार्गदर्शन से या अपनी किस्मत से वो पूर्व दिशा की ओर चल पड़ेगा, तो उसका जीवन बहुत इजी जाएगा। हर चीज उसको आसानी से मिलती चली जाएगी। और कहीं वो पूर्व की जगह पश्चिम पे चल पड़ा, तब तो उसको जीवन में हर तरीके से संघर्ष देखने को मिलेंगे। जगह जगह पे वो चोट खाएगा, जगह जगह पे उसका नुकसान होगा। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारी कुंडली है वो भविष्य जानने की तो विद्या है ही है, साथ में जो है ना उस कुंडली के आधार पे हम अपने आप को कैसे इस जीवन में कुछ अच्छा कर पाए, इसको भी वो बताता है। तो ज्योतिष में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो है तीन। तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है ना ये ज्योतिष काम करती है। एक तो प्लैनेट हो गए, राशियां हो गई, और भाव, घर, जो कुंडली के जो घर होते हैं, है ना। कुछ लोग उनको हाउसेस बोलते हैं, कुछ भाव बोलते हैं, ठीक है, कुछ घर बोलते हैं। तो इन तीन पे ही जो है पूरी ज्योतिष विज्ञान जो है इन तीन चीजों पर ही आधारित है। प्लैनेट, राशियां और भाव, ठीक है। तो इस ब्रह्मांड में बहुत सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने सिर्फ 9 ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाई। प्लैनेट तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन्होंने 9 ग्रहों के बारे में ही जानकारी इकट्ठा कर पाई। तो उसी 9 ग्रहों को हम ज्योतिष के 12 भावों में राशि वाइज बैठा दिया जाता है, ठीक है। हर भावों में हर किसी की कुंडली में अलग अलग प्लैनेट वो प्लेस हैं, उसी के हिसाब से ही अलग अलग लोगों के पास में इफेक्ट आता है, ठीक है। तो कुंडली में 12 भाव हैं। कुंडली तो सबने देखी होगी, कुंडली से तो सब परिचित हैं। रुकिए मैं दिखा देता हूं। ठीक है, इस तरीके की कुंडली होती है। और कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं और इनको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज गिना जाता है। जैसे ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 घर होते हैं कुंडली में।
और किसी भी कुंडली से एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे 12 ग्रहों को। ठीक है। अब लाल किताब को समझने के लिए सबसे पहले तो इसके बेस को समझना जरूरी है। बेस क्या है? बेस है लाल किताब का काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली का मतलब ये हुआ कि आपने अपनी अपनी कुंडली देखी होगी, तो जैसे ये फर्स्ट हाउस है, यहां पर 9 नंबर राशि लिखी हुई है, 9 नंबर राशि लिखी है, लेकिन ये है फर्स्ट हाउस। लेकिन जो काल पुरुष की जो कुंडली बनेगी जिस पे लाल किताब आधारित है, उसके फर्स्ट हाउस में मेष राशि ही आएगी, पहली राशि। जैसे इसमें 9 नंबर राशि लिखी हुई है, तो ये लाल किताब कुंडली जब हम इसको बनाएंगे तो लाल किताब कुंडली कुछ इस तरीके से बनेगी। ये देख रहे हैं यहां पर इस वाले चार्ट में ये दोनों कुंडली सेम है, लेकिन यहां पर क्या है कि इस कुंडली के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर राशि लिखी हुई है, लेकिन इस कुंडली में फर्स्ट हाउस में 1 नंबर राशि लिखी हुई है। तो ये वाली जो कुंडली होती है ना, ये काल पुरुष कुंडली पे ही आधारित होती है। काल पुरुष कहने का मतलब ये हुआ कि ये माना जाता है इस दुनिया में जो पहला व्यक्ति आया, जिसकी वो पहली कुंडली बनी, उसको बोलते हैं काल पुरुष। ठीक है। तो लाल किताब जो है वो काल पुरुष की कुंडली पे आधारित है। इसके फर्स्ट हाउस में मेष राशि आएगी, क्रम से आएगा। जैसे ये 9 राशियां मैं आपको दिखा दूं, ये 9 राशियां हैं। ठीक है। पहली राशि है मेष राशि, जिसको इंग्लिश में एरीज बोलते हैं। इसके स्वामी है मंगल, मार्स। और ये फर्स्ट हाउस में हमेशा 1 नंबर राशि आएगी। आप जब भी अपनी कुंडली किसी सॉफ्टवेयर में बनाएंगे, तो हो सकता है कि आपके पहले भाव में कोई दूसरी राशि लिखी हो, लेकिन जब भी आप लाल किताब की कुंडली बनाएंगे, तो उन 12 हाउसेज में पहले खाने में 1 नंबर लिखा जाएगा और मेष राशि उसको बोलते हैं। फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा जाएगा और वो मेष राशि वहां पर गवर्न करेगी। और मेष राशि का जो स्वामी है, जो उसका लॉर्ड है, वो है मंगल। फिर इसी क्रम में फर्स्ट हाउस में 1 नंबर, फिर दूसरे में सेकंड, तीसरे में 3 नंबर राशि, मतलब दूसरे में वृषभ राशि, फिर जेमिनाई मिथुन राशि, फिर कर्क, फिर लियो। ठीक है। इस तरीके से 1 से लेकर 12 जो राशियां होती हैं, ये एक राशि पहली राशि होगी मेष राशि, जिसको एरीज बोलते हैं। सेकंड राशि वृष राशि, जिसको टॉरस बोलते हैं। इसके जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र, वीनस। थर्ड राशि मिथुन, जेमिनाई। इसके जो स्वामी हैं, जो इसके ओनर हैं, वो है मरकरी, बुध। 4 नंबर राशि कर्क, इसको कैंसर बोलते हैं। और इसकी जो स्वामी है वो है चंद्रमा। इसको इसको गवर्न इसको मून, मतलब मून की राशि है। इसी तरीके से सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस तरीके से फर्स्ट से लेके 12 तक 12 राशियां होती हैं। और इन 12 राशियों को गवर्न करने वाले प्लैनेट होते हैं। जैसे मार्स, जो मंगल जो है, वो पहली राशि को भी रूल करता है, मेष राशि को भी, और स्कॉर्पियो को भी रूल करता है। जो 8 नंबर राशि होती है वृश्चिक, इसको भी मंगल रूल करता है। तो कुछ प्लैनेट 2 राशियों को रूल करते हैं और कुछ प्लैनेट सिंगल राशि को रूल करते हैं। जैसे चंद्रमा कर्क राशि को ही सिर्फ रूल करता है, सूर्य लियो राशि को रूल करता है। ठीक है। बुध 2 राशियों को रूल करता है, आपका मिथुन को और वर्गो को। ठीक है। ये कन्या राशि को, वर्गो को मरकरी रूल करता है और जेमिनाई को मरकरी रूल करता है। ठीक है। वीनस भी 2 राशियों को रूल करता है, लिब्रा को और टॉरस को। 2 नंबर राशि को और 7 नंबर राशि को शुक्र गवर्न करता है। मतलब इन 2 राशियों के स्वामी वीनस होते हैं। इसी तरीके से जुपिटर 2 राशियों को रूल करता है, सेजिटेरियस धनु राशि जिसको बोलते हैं, और मीन राशि पाइसस। इन 2 राशियों को जुपिटर रूल करता है। इसी तरीके से सैटर्न मकर राशि को और कुंभ राशि को। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था लाल किताब की जो कुंडली है, वो काल पुरुष की कुंडली पे आधारित है। जब भी हम कुंडली बनाएंगे तो यहां पर 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे और
प्लैनेट को जैसे आपकी कुंडली बनेगी, प्लैनेट को उसी हाउसेस में देखिए जैसे इसमें बैठाया गया है। इसके फर्स्ट हाउस में शुक्र बुध और केतु हैं। तो लाल किताब की जब हमने कुंडली बनाई तो उसमें भी शुक्र बुध और केतु को फर्स्ट हाउस में ही बैठाया गया है। लेकिन फर्क क्या आ गया, यहाँ पर मेष राशि है, मेष राशि से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर कोई दूसरी राशि है। आपके भी चार्ट में, लगन चार्ट में कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन लाल किताब जब कुंडली बनाएंगे तो हम स्टार्ट करेंगे मेष राशि से। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है तो अभी पूछ सकता है, इसमें अगर कुछ भी डाउट है किसी को, जितनी हमने बात की अभी। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 12 राशियों के बारे में हमने जाना, 12 राशियां हैं और 9 प्लैनेट हैं। ठीक है, ये बृहस्पति, लाल किताब में बृहस्पति को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। शुरुआत लाल किताब में बृहस्पति से ही की गई है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो ऑक्सीजन का कारक है, सांस का कारक है। जिंदा रहने के लिए सबसे पहले हमको सांस की जरूरत होती है। इसीलिए लाल किताब में जो सबसे प्रेफरेंस पहले नंबर पे जिस प्लैनेट को दी गई है वो है जुपिटर, बृहस्पति। उसके बाद में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, बुध, शनि, राहु, केतु, ये 9 प्लैनेट हैं। आगे हम पढ़ेंगे, ये होरा के हिसाब से लिखे हुए हैं, जिस तरीके से लाल किताब की दशा आती है उसी तरीके से ये प्लैनेट लिखे हुए हैं। जब हम आगे ग्रामर हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको सीखने को मिलेगा, वहां पे पता चलेगा। ठीक है, अब ये लाल किताब की जो कुंडली है, लाल किताब ज्योतिष है, वो काम कैसे करती है। जैसे मान लीजिए ये एक कुंडली है, इसमें हमने कोई प्लेसमेंट नहीं की है, कोई भी प्लैनेट्स को नहीं बैठाया है। बस हम ये जान रहे हैं ये प्रथम भाव है, फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये तृतीय हाउस है, मतलब 1 से लेके 12 तक ये हाउसेस हैं। ठीक है, अब फर्स्ट हाउस में मेष राशि आती है। ठीक है, फर्स्ट हाउस में मेष राशि है और उसको गवर्न करता है मंगल। तो यहां पर दो तरीके से कुंडली काम करती है। एक हाउस में दो प्लैनेट्स की एनर्जी होती है। एक तो उस प्लैनेट की एनर्जी होती है जहां जो उस हाउस को रूल करती है। मतलब अगर यहां पर एक नंबर प्रथम भाव में एक नंबर लिखा है तो यहां पर मंगल रूल करेगा, इस घर का जो स्वामी होगा वो मंगल होगा। और साथ में ही इस घर का एक कारक भी होता है जिसको लाल किताब की भाषा में बोलते हैं पक्का घर। तो ये जो प्रथम भाव है ये सूर्य, इस हाउस का सूर्य पक्का घर, पक्का प्लैनेट है इस हाउस का। तो इस हाउस में दो प्लैनेट की एनर्जी काम करती है, मंगल की और सूर्य की। सूर्य यहाँ के कारक हैं और मंगल यहाँ के स्वामी है। मैं आपको सारी स्लाइड दे दूंगा टोटल ग्रामर की, उसमें सारा सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अभी कोई लिखने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ सुनिए इसको। ठीक है, अब यहां पर प्रिडिक्शन कैसे की जाती है। प्रिडिक्शन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जनरल आइडिया मैं बता रहा हूं कि कोई भी कुंडली अगर आपके सामने आए तो फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए किसी भी कुंडली को देख के। हमको क्या याद रखना है, इस हाउस के मालिक और इस हाउस का कारक। मालिक हो गया मंगल और कारक हो गया सूर्य। अब मान लीजिए यहां पर वीनस आ गया, शुक्र आ गया। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो फ्रेंडशिप और एनिमिटी के बारे में पढ़ेंगे, शत्रुता और मित्रता के बारे में, कौन सा प्लैनेट किसका शत्रु है, कौन सा प्लैनेट किसका मित्र है। ठीक है, तो तब ज्यादा क्लियर होगा। मैं सिर्फ कुंडली समझने की, आपको कैसे समझना है ये बता रहा हूं आज। यहां एनर्जी है सूर्य की और मंगल की, और यहां पर वीनस आ गया। अब सूर्य जो है ना, सूर्य वीनस से शत्रुता कर रखता है। तो इस हाउस में वीनस आते ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ गया, बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं आया, क्योंकि उसको आते ही सूर्य सूर्य का सामना करना पड़ गया। आप इस कुंडली को ऐसे समझो, जो इस घर का मालिक है, आप ये समझो उसकी वो जमीन है। ठीक है, वो जैसे आप प्लॉट खरीदते हो ना,
तो वो जो राशि मालिक है वो उसकी जमीन है, और जो यहाँ का कारक है ना उसने मकान बना रखा है उस जमीन पे। अब यहां पर वीनस आया तो वो सूर्य के घर में घुसा। तो सूर्य के घर में घुसते ही वो तो अच्छी पोजीशन में नहीं रहा, अनकंफर्टेबल फील करने लगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र आपस में दुश्मन है। लेकिन उसको मार्स का थोड़ा बहुत एक सपोर्ट रहा कि चलो ठीक है, भले ही तुम्हारा घर है, लेकिन मेरे एक दोस्त का ये जमीन तो है, तो ठीक है, मैं अपना काम चला लूंगा। अगर कभी मुझे दिक्कत आएगी सूर्य से, तो मैं मंगल से शिकायत करूंगा, मंगल के सपोर्ट से मैं अपना काम चला लूंगा। ठीक है। तो यहां पर शुक्र दो तरीके से काम करेगा। एक तरीका ये होगा, जैसे ही सूर्य और सूर्य से संबंध उसका निकालेंगे, तो फिर यहां पर एक प्रेडिक्शन ये बनेगी कि शुक्र जो होता है ना वो मेल के लिए फीमेल, और फीमेल के लिए उसका मेल। ठीक है, मतलब पति के लिए उसकी वाइफ, और वाइफ के लिए उसका हस्बैंड। अब यहां पर जिसके भी चार्ट में ये सिचुएशन बनी होगी, मान लीजिए किसी मेल के चार्ट में सिचुएशन बनी, शुक्र फर्स्ट हाउस में है। अब सूर्य हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, वीनस आ गया, तीनों डिस्टर्ब हो गए, और वीनस को डिस्टर्ब हो गया। अब यहां पर क्या होगा, उसके दिमाग में शुक्र से संबंधित चीजें चलती रहेंगी। शुक्र यहां निगेटिव है, तो वाइफ को प्रॉब्लम हो सकती है, हस्बैंड को प्रॉब्लम हो सकती है उसके सेहत को लेके। लेकिन मंगल का सपोर्ट उसको मिल रहा है, तो मंगल के सपोर्ट से वीनस यहां पर ऐसा इंसान लग्जरी को पसंद करने वाला होता है, शुक्र के प्रति अट्रैक्ट होता है। और चूंकि सूर्य की एनर्जी है यहां पर, तो ऐसे लोग हो सकता है कि दिन में जो है ना संबंध बनाने में ज्यादा अलाइन रहते हो, और जैसे वो ये काम करेंगे तो इसका असर जो है वो सेहत पर जाएगा। रीजन, दिन हो गया सूर्य, और वीनस जो हो गए ना वो व्हाइट सेल्स हो गए। और जब भी आप दिन में इस तरीके का संबंध बनाते हैं, तो हमारे अंदर की एनर्जी जो व्हाइट सेल्स है ना वो निकलती है। और जब भी आप सूर्य के प्रकाश में आप जाओगे, तो वो सीधे जो सूर्य की किरणें है ना, वो एक तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। जो व्हाइट सेल्स होती है ना वो इंसान की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, बूस्टर होता है। और जब वो चीज बॉडी से निकल जाती है और जब सूर्य की किरणें पड़ती है ना, तो वो कहीं ना कहीं जो है ना उसकी सेहत को खराब करता है। ठीक है। इसी तरीके से आगे के भावों को भी हम समझ सकते हैं। फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस में कौन सी राशि है, चंद्रमा की। एक दो तीन चार, कर्क राशि आ गई। घर किसका हो गया, चंद्रमा का, और कारक भी यहाँ का चंद्रमा है। चंद्रमा इस घर के मालिक हैं, और कारक भी चंद्रमा है यहाँ का। क्यों है चंद्रमा यहाँ का कारक? चंद्रमा जो होती है ना वो माँ के रूप में देखा जाता है। ये चंद्रमा का एक कारक तत्व है, माँ। जब भी चंद्रमा की बात आएगी ना सामने, तो सबसे पहले अगर किसी की याद आनी चाहिए तो माँ की याद आनी चाहिए, और हमारे विचारों की, हमारे सुख की। फोर्थ हाउस में कर्क राशि बैठी है, मतलब हमको अपने घर में कैसा इन्वायरमेंट मिला है। एक माँ ही तो इन्वायरमेंट देती है बच्चे को। हमको घर में कैसा सुख मिला है, ये डिसाइड करता है फोर्थ हाउस। घर है चंद्रमा का, मान लीजिए वहां पर शनि आ गया, सैटर्न आ गया। अब ये जमीन भी चंद्रमा की है, और मकान भी यहाँ पर चंद्रमा का ही बना हुआ है, और शनि शत्रु प्लैनेट है चंद्रमा का। क्या हालत होगा उसके घर के सुखों में, क्या फर्क पड़ेगा? सारा सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। माँ को भी बीमार कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा को इफेक्ट किया। अंश, आप उस रूम में जाओ, कोई बात नहीं, वहीं जाना।
फोर्थ हाउस है, चंद्रमा का घर है, यहां पर केतु आ गया। चंद्रमा का शत्रु है केतु, ग्रहण लगाता है केतु चंद्रमा को। आप सोचिए, उसकी चंद्रमा क्या है, आपकी मानसिक स्थिति, आपके मनोभाव। केतु के आते ही आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी। आप घर में, आपको चैन नहीं मिलेगा। जैसे ही आप घर के अंदर एंट्री करेंगे ना, आपका दिमाग खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई ना कोई आपके दिमाग से खेलता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा। आपको घर में अच्छा ही नहीं लगेगा, आपको भागने का मन करेगा घर से। क्यों? क्योंकि केतु वहां पर आके बैठ गया। उसने खराब कर दिया फोर्थ हाउस को, चंद्रमा को खराब कर दिया। 7th हाउस है। एक मिनट। सॉरी, मेरा बेटा आज अकेला है घर में और उसको कफ हो रखा है ना, तो यहाँ पर वो डिस्टर्ब हो रही थी क्लास में, इसलिए उसको दूसरे रूम में भेजा मैंने। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे 7th हाउस की, जैसे बात करते हैं। ठीक है, 7th हाउस में कौन सी राशि यहाँ पर फाल करती है? 7वीं राशि लिब्रा। किसकी राशि है? वीनस की। कारक यहाँ पर बुध है। अब ये भाव दो चीजों का है, रिलेशन बनाने का और बिजनेस का, व्यापार का। यहां पर सूर्य आ गया बैठ के, या बृहस्पति आके बैठ गया। बृहस्पति के आते ही भाव खराब हो गया ये 7th हाउस। शुक्र का भी वो शत्रु है और बुध का भी वो शत्रु है। अब बृहस्पति क्या है? बृहस्पति एक आइडियल पर्सनालिटी है, धार्मिकता पे चलने वाला इंसान। एक ज्ञान, ज्ञान को हर 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 समय ना उसको ज्ञान चाहिए। पूजा पाठ भी करेगा ना, तो उसको सिर्फ पूजा पाठ से मतलब है, कोई लॉजिक से मतलब नहीं है। किसी ने बस बोल दिया कि बस आप भगवान शिव की पूजा करो, बस वो घंटी बजाने में और माला फिरने में लग जाएगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि मैं कौन सा मंत्र करूं, किस मंत्र से मुझे एनर्जी आएगी, किस मंत्र से मुझे ताकत मिलेगी। नहीं, जुपिटर का ये काम नहीं है। जुपिटर का काम है भक्ति में लग जाना। जो जिसने बता दिया, बस वहीं पे हम उसी रास्ते पे, भक्ति मार्ग पे चलना स्टार्ट हो गए। और आगे जुपिटर साहब 7th हाउस में, यहाँ पर जमीन है वीनस की, हरी भरी एकदम बेहतरीन फूल वूल लगे हुए। और बुध का मकान बना हुआ है जहां पर सिर्फ बिजनेस की बात होती है। अब जुपिटर यहाँ पे आके क्या करेगा? वो तो सन्यासी आदमी है, उसको तो मतलब ही नहीं है रिलेशनशिप से, ना ही व्यापार से उसको मतलब है। तो क्या होगा? हो सकता है पार्टनर उसका चाहे कि हम एक रिलेशन बनाएं, प्यार मोहब्बत की बातें करें, सब कुछ करें, लेकिन उसको क्या मतलब? वो तो जुपिटर 7th हाउस में लिए बैठा है। वो तो कहेगा नहीं नहीं रुको, अभी मेरा पूजा का टाइम हो रहा है, पहले मैं मंदिर होके आता हूँ, उसके बाद में आता हूँ। तो इस तरीके से क्या होगा कि 7th हाउस में जुपिटर आते आते किसको खराब करेगा? आपके रिलेशनशिप को खराब कर देगा, आपके व्यापार को खराब कर देगा, क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है। जुपिटर को 10th हाउस में लेके जाओ, जुपिटर 10th हाउस में जाते ही जुपिटर दसम मकर राशि में नीच का हो जाता है। यहां पर 10th हाउस में दसम राशि मकर राशि फाल करती है। मकर राशि किसकी है? मकर राशि है सैटर्न की, शनि की। सैटर्न दो राशियों को रोल करता है। 10 नंबर राशि को इस भाव में आती है, दसम भाव लिखा हुआ है, और कुंभ राशि में एकादश भाव। ये दोनों घर शनि के हैं। और दसम भाव होता है आपकी करियर का।
शनि क्या है? शनि चुस्त और चालाक है। वो अपने काम को किसी भी तरीके से बनाना जानता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि मैं अपना काम किसी को पागल बना के करवा रहा हूँ कि किसी को किस तरीके से करवा रहा हूँ, घूस लेके करवा रहा हूँ, कि बस उसको अपना काम बनाना आना चाहिए। सैटर्न इस तरीके से काम करता है, हमेशा चुस्त रहता है, चालाक रहता है, लेकिन नियमों पे भी चलता है, रूल्स पे चलता है, रूल्स रेगुलेशन पे चलता है। जुपिटर यहां पर आ गया। जुपिटर को कोई मतलब नहीं है चुस्ती चालाकी से, कोई मतलब नहीं है रूल और रेगुलेशन से। उसको तो सिर्फ अपने जो उसका धार्मिक वाला स्वभाव है ना, उससे मतलब। अब वो किस तरीके से काम करेगा यहाँ पर दसम भाव में, अगर किसी भी प्लेनेट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है उसको, वो हम बाद में पढ़ेंगे। जुपिटर यहाँ का भी अच्छा हो सकता है, लेकिन वो रूल्स बाद में आएंगे। अभी सिर्फ हम कुंडली को समझ रहे हैं। जुपिटर किसी का यहाँ दसम भाव में आ गया। वो मान लीजिए कोई एक बिजनेस चला रहा है, और वो बिजनेस, कोई कस्टमर अगर उसके पास में आया और उसके सामने रो दिया कि मेरे परिवार में ऐसी घटना हुई है, मेरे परिवार में ये हुआ है और मुझे सामान की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज मेरी मदद करो, तो वो बहुत जल्दी पिघल जाएगा और उसको जो भी उसके पास में होगा ना, वो उसको दे डालेगा। और अगर वो खुद का व्यापार कर रहा है तो इसका असर तो चलो ठीक है, धीरे धीरे जो है ना उसके व्यापार पे आएगा। लेकिन अगर कहीं वो नौकरी कर रहा है, जुपिटर 10th हाउस वाला, तो नौकरी करते समय वो किसका नुकसान करेगा? अपने मालिक का करेगा। अगर वो किसी की मदद करेगा तो नुकसान किसका करेगा? अपने मालिक का ही करेगा। और जैसे ही मालिक को पता चलेगा कि ये भाई साहब तो ऐसा कर रहे हैं, तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए जुपिटर 10th हाउस वाला किसी काम में टिक नहीं पाता है। जिसका जुपिटर 10th हाउस में होता है उसको प्रॉब्लम रहती है करियर में। ठीक है। तो इस तरीके से अ, हमको इस कुंडली में, जो लाल किताब की कुंडली हमको समझनी है, लाल किताब ज्योतिष में जो हमको आगे जब जाना है, तो हमको उसके राशि मालिक का और कारक का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी भाव का राशि मालिक कौन है और उस हाउस का कारक कौन है। जब हम आगे प्लैनेट की दोस्ती और दुश्मनी के बारे में पढ़ेंगे, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये घर है इस प्लैनेट का, ये इसका मित्र ग्रह है तो यहाँ पर ये अच्छी पोजीशन में है, ये इसका शत्रु ग्रह है तो यहाँ पर ये किस पोजीशन में है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है। इस अब तक अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, फिर हम आगे चलते हैं। किसी को कुछ ना समझ में आया हो, कहीं पे थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, मैं यही उसको कंफ्यूजन को हटा देना चाहता हूँ। अभी हम ग्रामर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ आज मैं एक आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ग्रामर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। कारक कैसे काम करते हैं, और किस हाउस में कौन सा प्लैनेट उच्च का होता है, किस हाउस में कौन सा प्लैनेट नीच का होता है, क्यों होता है उच्च का, क्यों होता है नीच का। लॉजिक वाइज हम आगे चलेंगे। अभी इसको हम सेकंड क्लास से उसको आगे चलेंगे। आज सिर्फ जो है ना बात कर रहे हैं कैसे काम करती है लाल। सर कौन सा प्लैनेट किस राशि में है उससे भी फर्क पड़ता है? राशि, अगर मैंने देखिए मैंने आपको ये बता दी राशि का, तो पहले आप सबसे पहले ये हमेशा याद रखिएगा लाल किताब में, कि राशि जो है ना वो हाउस वाइज यहाँ पर लिखी जाएगी। ठीक है। यहाँ पर राशि काम नहीं करती है। यहाँ पर जो भी प्लेनेट बैठा होगा ना, वो हम ये सिर्फ मानेंगे ये फर्स्ट हाउस में बैठा है, ये प्लेनेट सेकंड हाउस में बैठा है, ये प्लेनेट थर्ड हाउस में बैठा है। तो उसी क्रम में हम मानेंगे कि ये प्लेनेट मेष राशि में बैठा है, ये प्लेनेट वृष राशि में बैठा है, ये प्लेनेट जेमिनाई में बैठा है। जी। क्योंकि लाल किताब में जो राशियां हैं वो फर्स्ट हाउस से ही शुरू होती है, जो काल पुरुष कुंडली जो मैंने आपको बताया। तो कोई जी। प्लेनेट मान लीजिए सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो ये माना जाएगा कि वो वृषभ राशि में बैठा हुआ है, टॉरस में बैठा हुआ है। अगर कोई प्लेनेट 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये माना जाएगा कि वो मकर राशि में बैठा हुआ है।
ठीक है। जी। इसीलिए चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, इसीलिए लाल किताब कुंडली में सेकंड हाउस में चंद्रमा को उच्च का माना जाता है। तो यहां पर आपको राशि याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लाल किताब जब तक पढ़ो, राशि को अपने दिमाग से हटा दो। सिर्फ हमको हाउसेस याद रखने हैं कि ये प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठा है। ये प्लैनेट जैसे सूर्य है, फर्स्ट हाउस में उच्च का होता है ना। और वैदिक में मेष राशि में उच्च का होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस में उच्च का माना जाएगा। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, तो लाल किताब में चंद्रमा सेकंड हाउस में उच्च का होता है। राहु थर्ड हाउस में उच्च का होता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर प्लैनेट की जो उच्चता और नीचता जो डिसाइड होगी, वो हाउस के आधार पे होगी, राशि के आधार पे नहीं होगी। हमको राशि में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, हमको राशि हटा ही देना है। हमको राशि की कोई बात नहीं करनी है लाल किताब में। हम हाउस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। वो तो मैंने राशि आपको इसलिए बताई कि अगर आप अपनी कुंडली में ये देखो कि मेरे फर्स्ट हाउस में 9 नंबर राशि लिखी हुई है, और तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाओ, क्योंकि ये राशियां हैं। लाल किताब में राशि का कोई रोल नहीं है, लाल किताब में हाउस का रोल है कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में बैठा हुआ है। और जबकि पराशरी ज्योतिष में क्या है, वैदिक में क्या है, कि कौन सा प्लैनेट किस राशि में बैठा हुआ है। ये अंतर है दोनों में। ठीक है। अब वैदिक में क्या होता है कि अगर बहुत सारे चार्ट वहां पर देखने होते हैं, जैसे मान लीजिए लगन चार्ट हम देख रहे हैं, कोई प्लेनेट जैसे सूर्य है, वो लगन चार्ट में मेष राशि में बैठा हुआ है, और उसके बाद में नवमांश हमको देखना होता है, और नवमांश में जाके वो लिब्रा में चला गया, तो फिर वो उच्च उच्च के रिजल्ट नहीं देगा। वो एक्चुअली वो नीच का प्लेनेट है। तो यहां पर कुछ नहीं देखना है। लाल किताब इसीलिए बहुत ही पराशरी से थोड़ी सी इजी है। बस इसके हमको सूत्र अच्छे से याद हो जाए, जो हम आगे धीरे धीरे सूत्र आते जाएंगे, वो आपको बताते जाऊंगा मैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नोट्स पे नहीं लिखी हैं, तो पेन पेपर आप लेके बैठिएगा। जैसे कुछ रूल्स में बीच में बताऊंगा, वो बातों बातों में मुझे याद आ जाते हैं तो मैं लिखवा दिया करूंगा, तो उसको नोट कर लिया करिएगा आप लोग। है ना, बीच बीच में ऐसे बहुत सारे अभी रूल्स आएंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कुंडली को देखने का, लाल किताब में कुंडली को समझने का, इतना क्लियर होगा सबको। यस। ठीक है। अब थोड़ा सा आज बात कर लेते हैं हाउसेस के बारे में, कि ये जो हाउस हैं, ये आखिर किस तरीके से हमारे जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये जो आपका जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस जो मैंने आपको दिखाया, जहां पर मेष राशि होती है, पहला घर। पहला घर जो होता है ना कुंडली का, ये सारा जो है ना आपके, पूरा आपके शरीर का, पूरे आपके दिमाग का, पूरे आपके विचारों का चरित्र चित्रण कर देगा। फर्स्ट हाउस को देखकर आप इंसान के बारे में तुरंत पता लगा सकते हैं कि ये सामने वाला बंदा किस प्रवृत्ति का आदमी है, इसका क्या एटीट्यूड है, इसका क्या बिहेवियर है, ये जिंदगी में क्यों आया है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, इसकी फिजिकल बॉडी कैसी है, इसका क्या अपियरेंस है, और ये जिंदगी में कितने सेल्फ एफर्ट डालेगा, कितनी मेहनत करेगा। ये कुंडली का फर्स्ट हाउस देखते ही आप बता सकते हो किसी भी आदमी को। फर्स्ट हाउस जो होता है ना, वो इंसान का ब्रेन होता है। यहां से शुरुआत होती है ना कुंडली की, इंसान का ब्रेन और पूरी बॉडी, आपके बारे में पता लगाना है। अब सर के बारे में, वो सर के बारे में जो भी चीजें आ गई, आपके बाल है, ठीक है, आपका सर, और खुद के बारे में आपकी आयु, आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क, आपको कितना सम्मान मिलेगा, आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है, आप घमंडी हैं कि बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके अंदर ज्ञान कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, जो भी एक इंसान के बारे में पता लगाया जा सकता है, उस फर्स्ट हाउस से आप एग्जैक्ट पता लगा लेंगे। लाल किताब के हिसाब से जो पहला घर है, वो राज सिंहासन बोला गया है। लाल किताब के हिसाब से तख्त बोला गया है, कुंडली का तख्त, राजा की गद्दी, खुद की सेहत और आपका स्वभाव,
यहां पर जो भी प्लेनेट बैठता है, कोई भी प्लेनेट बैठेगा, व्यक्ति की सोच उसी के अनुसार हो जाती है। सूर्य अगर बैठेगा, अकेला अगर सूर्य बैठेगा, तो उसकी जो सोच होगी, वो उसका जो व्यवहार होगा, वो एक राजा की हैसियत की तरह का होगा। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट बंदा होगा। वो लोगों की मदद करना बहुत मदद करता होगा। ठीक है। जो भी इंसान उसके पास में आएगा, उसकी वो मदद करेगा। गलत बात पे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसको छोटी छोटी बातों में अगर सामने कोई गलत बात कर रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। जैसे एक राजा को नहीं, गलत बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लोगों की मदद भी करेगा, लोगों को पालेगा। कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त होगा उसके अंदर। और अगर सूर्य पीड़ित नहीं है, सिर्फ सूर्य बैठा हुआ है, तो वो आत्मा का बहुत ही प्योर बंदा होगा। मतलब जो उसके अंदर है, वही उसके बाहर है। लेकिन अगर सूर्य पीड़ित हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो वो उसकी आत्मा का फिर वो प्योर बंदा नहीं रहेगा। अंदर उससे कुछ कुछ और होगा, और सामने अपने आप को दिखाता कुछ और होगा। तो अगर यहां पर शुभ ग्रह बैठेंगे, देखो राज सिंहासन तो है ही ये फर्स्ट हाउस, क्योंकि पूरी कुंडली का तख्त है ये। अगर शुभ ग्रह होगा, तो अच्छी सेहत के साथ में राज सिंहासन मिलेगा। अशुभ ग्रह बैठा होगा, तो बुरी सेहत के साथ राज सिंहासन मिलेगा। राज सिंहासन तो मिलेगा, क्योंकि तख्त है कुंडली का। राहु आ गया फर्स्ट हाउस में, निगेटिव प्लैनेट है, अशुभ ग्रह है, और कुंडली के सिंहासन पर जाके बैठ गया, उसको राजगद्दी मिल गई। सारी कुंडली बिगड़ गई ना। अब पूरी कुंडली को वो अपने हिसाब से चलाएगा। एक जुपिटर बैठ गया, गुरु आ गया फर्स्ट हाउस में। आपके एक ऐसा राजा जिसके पास बहुत ज्ञान है, और अगर वो बंदा पढ़ा लिखा है, वो उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की, उसने डिग्रीज वगैरह ली हैं, सारी कुंडली बदल गई। बहुत अच्छे से सारे प्लैनेट को मैनेज करेगा, हर हाउस को बहुत अच्छे से चलाएगा। इसी तरीके से हर प्लैनेट को आप वहां पर रख के सोच सकते हैं। अभी जब प्लैनेट का हम कारक तत्व पढ़ेंगे, तो उससे आपको अंदाजा होगा। ठीक है। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस इज अ सस्टेनर हाउस। मतलब पहले खाने को जो सस्टेन करवाता है इस दुनिया में, वो है सेकंड हाउस। बच्चा जब भी पैदा होता है, तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए? दूध चाहिए, माँ का दूध चाहिए। तो चंद्रमा इसीलिए सेकंड हाउस में उच्च का माना जाता है, क्योंकि उसको पहला फीड चाहिए, फूड चाहिए पैदा होते ही। तो सेकंड हाउस फूड का है। जिस चीज से आप इस दुनिया में सस्टेन करेंगे, लगन, मतलब फर्स्ट हाउस जिस चीज से सस्टेन करेगा, मतलब आप। फर्स्ट हाउस मतलब आप। आपको खाना कहां से मिलेगा? आपको खाना मिलेगा सेकंड हाउस से। वेल्थ का हाउस है ये। जो भी आप चीजें एक्यूमुलेट करते हो, जो भी चीजें आप इकट्ठा करते हो, वो सब सेकंड हाउस है। आपको परिवार में संस्कार कैसे मिले, सेकंड हाउस बताएगा। आपकी स्पीच कैसी है, आपकी वाणी कैसी है। आप कड़वा बोलते हो, आप गुस्से में बोलते हो, आप बहुत प्यार से बोलते हो, सेकंड हाउस बताएगा। आपका परिवार, फैमिली, होल फैमिली, मतलब एक फैमिली के अंदर जितने भी रिश्ते आते हैं, आपकी ससुराल, आपकी बहन, आपकी नाना नानी, जितनी बड़ी, मतलब कुटुंब जिसको बोलते हैं, पूरी फैमिली, वो सेकंड हाउस है। होल फैमिली। और आपके पास में कितना जमा धन है, कितना बैंक बैलेंस है, सेकंड हाउस से आप पता लगा सकते हैं। और ये जो सेकंड हाउस है ना, वो अ, मस्तिष्क से नीचे वाला एरिया, जैसे आपका फूड पाइप, आपके दांत, है ना, आपके लिप्स, आपके गाल, आपकी जीभ, नाक, ये जो अंग है, इतने जो पार्ट है, वो सब सेकंड हाउस से है। जिसका सेकंड हाउस गड़बड़ होता है ना, उसके दांतों में कुछ ना कुछ समस्या रहती है। क्योंकि
यहाँ दांत जीभ वगैरह सब सेकंड हाउस में आते हैं। ठीक है। चेहरा, तो सेकंड हाउस मैंने होल फैमिली का बताया, होल फैमिली में सब कुछ आ गया। तो लाल किताब जो है ना यहाँ पर इस हाउस को ससुराल भी मानती है ना, दूसरे घर से ससुराल भी माना जाता है दूसरे घर को। पैतृक संपत्ति, धर्म स्थान, किसी भी मुस्लिम के लिए मस्जिद, सरदारों के लिए गुरुद्वारा, हिंदूज के लिए मंदिर, सेकंड हाउस ही धर्म स्थान है। पूरे परिवार का सुख उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो सेकंड हाउस ही बताएगा। आपके पास में नगद पैसा कितना है, आपकी वाणी कैसी है। अब मान लीजिए यहाँ पर मंगल बैठ गया आके सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस वाणी का कारक है, बोलने का, मार्स आके बैठ गया। अब ऐसा इंसान को जैसी गुस्सा आएगी ना, उसके मुंह से कुछ भी निकल जाएगा। पहले बोल देगा, बाद में अगर फर्स्ट हाउस में कोई अच्छा प्लैनेट बैठा होगा तो विचार करेगा, नहीं नहीं ये मैं मेरे से गलत बोल दिया। और अगर फर्स्ट हाउस में कोई अच्छा प्लैनेट नहीं बैठा होगा तो विचार भी नहीं करेगा, बोल दिया तो बोल दिया। जुपिटर है, चंद्रमा बैठा है यहाँ पे, सॉफ्ट लैंग्वेज होगी, किसी से भी बात करेगा बहुत ही प्यार से बात करेगा। जहां पर जो संबोधन लगाना चाहिए वहां पर वो उस चीज का जरूर ध्यान रखेगा। शनि बैठ गया, शनि धीमा प्लैनेट है, तो ऐसे लोग बहुत स्लो बोलते हैं। सेकंड हाउस में अगर शनि बैठा होगा तो बहुत स्लो बोलेंगे, है ना। फिर जब कोई कहेगा अरे यार थोड़ा तेज बोलो, नहीं सुनाई पड़ा, तब तेज बोलेंगे। ये जो हाउस है ना, ये आपकी फूड हैबिट्स को भी बताता है। फूड का हाउस है ना ये। शनि जिसका सेकंड हाउस में बैठा होगा, आप सोचो उसको कैसा फूड की जरूरत, कैसा फूड पसंद होगा। वो ठंडा भी खाना खा जाएगा, कल का भी खाना खा जाएगा, पुराना खाना, क्योंकि उसको बहुत मतलब नहीं है कि बहुत लग्जरी खाना मिले। वीनस जिसका सेकंड हाउस में होगा ना, उसको प्रेजेंस बहुत अच्छी चाहिए। भले ही उसकी प्लेट में सिर्फ एक गिलास जूस आए, लेकिन वो जूस प्रॉपर सजा धजा होना चाहिए। पाइप लगा हुआ, उसमें नींबू लगा हुआ, और सजा धजा पूरा रेस्टोरेंट का फील। ठीक है। जुपिटर होगा तो बहुत इंसान फूडी होगा, और मीठा खाएगा। फूडी होगा, जुपिटर होगा तो बहुत फूडी होगा इंसान। चंद्रमा बैठा होगा, उसको लिक्विड चीजें पसंद होंगी। और अगर चंद्रमा के साथ में सैटर्न बैठ गया तो हो सकता है वो शराब भी पीता हो। राहु बैठ गया यहाँ पर, राहु एडिक्शन लगाता है किसी भी चीज की, एडिक्ट बना देता है किसी भी चीज का। जिसका भी सेकंड हाउस में राहु होता है, वो किसी न किसी चीज की उसको लत होती है खाने की, किसी भी चीज की। हो सकता है वो, कोई जरूरी नहीं है कि नशे की ही लत हो, लेकिन चूंकि राहु धुएं का कारक है, तो हो सकता है पहला सिम्टम से ही आता है कि हो सकता है वो धुएं का शौकीन हो, सिगरेट वगैरह पीने का शौकीन। लेकिन राहु यहां पर सेकंड हाउस में बैठा वो किसी भी चीज का लती बना देगा। हो सकता है आपको चाय पीने की आदत हो सकता है किसी को कोल्ड ड्रिंक पीने की लत हो, किसी को मीठा खाने की लत हो। तो राहु यहां पर बैठ के इस तरीके का प्रॉब्लम देता है। तो सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि हमारे लगन को सस्टेन करवाने का काम करता है। और सेकंड हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा हो, आप, क्योंकि ये वेल्थ का घर होता है, तो उस प्लेनेट को पे आप पैसे कमा सकते हो। अगर आपको कुछ जीवन में नहीं समझ में आ रहा है, आप सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को पकड़ लो और उससे संबंधित आप काम करने लगो, आपको वेल्थ आने लगी। चंद्रमा बैठा है, आप दूध का काम, पानी का काम, लिक्विड से संबंधित काम, ट्रैवलिंग से संबंधित काम पकड़ लो। और अगर आपका इससे संबंधित काम नहीं है, तो अपने माँ को पार्टनर बना लो, पैसा आने लगेगा। जुपिटर बैठा हुआ है, गुरु बन जाओ,
लोगों को पढ़ाने लगो, पैसा आने लगेगा आपके पास। ठीक है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस जो होता है ना, वो आपके साहस का होता है कि आप कितने हिम्मत वाले हो। और अट्रैक्शन का होता है कि आप किसको देख के अट्रैक्ट होते हो, आपकी हॉबीज क्या है। ठीक है। छोटी छोटी यात्राएं, शॉर्ट ट्रेवल्स, आपका कम्युनिकेशन, वाणी हो गया सेकंड हाउस, आप बोलते कैसा हो। लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि आप अपनी बात को लोगों को समझा कैसे पाते हो, अपनी बात को समझा भी पाते हो कि नहीं समझा पाते हो, ये होता है कम्युनिकेशन, ये थर्ड हाउस बताता है। ये घर से दूर को बताता है। फोर्थ फोर्थ हमारा घर होता है, ये फोर्थ का 12वां होता है, मतलब घर को निगेट करता है, घर को खराब करता है, तो घर से दूरी को बताता है। रेजिडेंस चेंज को, घर बदलना, जिसका थर्ड हाउस बहुत ही मतलब पावरफुल तरीके से कुंडली में काम कर रहा होता है ना, वो घर पे रुक ही नहीं पाता है, वो उसके ट्रांसफर ही होते रहते हैं, वो इधर उधर घूमता ही रहता है। यंगर सिबलिंग्स, आपके छोटे भाई बहन, और जितना भी कमीशंस का काम है, मार्केटिंग का काम है, मल्टीमीडिया का काम है ना, डॉक्यूमेंटेशन का काम है, ये सारा थर्ड हाउस ये थर्ड हाउस से ही पता चलता है ना। और अगर हम आपके बॉडी पार्ट्स की बात करें, तो ये गर्दन का एरिया, शोल्डर का एरिया, ये जो कॉलर ये है ना, और आपके हाथ, आर्म्स, ये सब थर्ड हाउस है। जब भी थर्ड हाउस पीड़ित होता है तो ऐसे लोगों को सर्वाइकल इशू हो जाते हैं, यहाँ पे दर्द उनके रहता है, पेन रहता है, अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठ जाए। अब कौन सा प्लैनेट नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। किसी भी हाउस में कोई भी प्लैनेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना, वो हम लोग आगे सीखेंगे कैसे नेगेटिव होगा, कैसे पॉजिटिव होगा, है ना। तो तीसरा घर हो गया हमारे रिस्पेक्ट का, हमारे प्रतिष्ठा मान सम्मान का, हमारे छोटे भाई बहनों का, हम कितना इफर्ट लगाएंगे दुनिया में, कितना हमारे पास आत्मविश्वास है, ये थर्ड हाउस है। अगर शुभ ग्रह यहाँ पर बैठते हैं तो आदमी जो है वो दुनिया में सम्मान पाता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, और उसको अपने छोटे भाई बहनों का बड़ा सुख मिलता है जिसके शुभ ग्रह थर्ड हाउस में बैठे हैं। और अगर उसके छोटे भाई बहन नहीं भी है ना, तब भी उसकी फैमिली में चाचा ताऊ मामा के जो भी छोटे भाई बहन मतलब बच्चे होते हैं ना, वो बड़े कनेक्टेड होते हैं ऐसे लोगों से। और जिनके अशुभ ग्रह बैठे होंगे तो उनके सगे भाई बहनों से भी नहीं बनेगी, आपको सुख ही नहीं मिलेगा, और बदले में आपको उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। और उसका जो रिजल्ट होगा ना, वो आपका एहसान तक नहीं मानेंगे जिसके नेगेटिव प्लैनेट्स थर्ड हाउस में बैठे। ठीक है। और ये जो घर होता है ये लेखन का भी है, लिखने का। शुभ ग्रह बैठे यहाँ पे बैठे हुए प्लैनेट ये बताएंगे कि आप, आपकी लेखन शक्ति कितनी अच्छी है, कितना अच्छा लिख सकते हैं आप। इसीलिए राहु यहाँ पर उच्च का माना जाता है, कम मेहनत में ज्यादा काम निकलवाना, है ना, किसी भी तरीके से अपने काम को निकलवा बना लेना, ये राहु का काम है। ठीक है। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस का नाम आते ही सबसे पहले आपके घर की सुख शांति और आपके घर का इन्वायरमेंट, आपके घर का इन्वायरमेंट कैसा है, आपका रेजिडेंस कैसा है, और आपकी इमीडिएट फैमिली, जिस फैमिली के साथ में आप रहते हैं एक ही छत के नीचे, वो है फोर्थ हाउस। सेकंड हाउस पूरा कुटुंब, पूरा परिवार। लेकिन फोर्थ हाउस एक ही घर में जितनी लोग रहते हैं वो फैमिली आपकी, एक ही छत के नीचे, है ना, आपका कंफर्ट, आपकी लग्जरी, और सबसे बड़ी बात पीस ऑफ माइंड, फोर्थ हाउस से देखते हैं कितना आपको पीस मिलेगा।
निगेटिव प्लैनेट्स बैठ जाएंगे ना तो आपकी मन की शांति हमेशा बिगड़ी रहेगी, हमेशा मन अशांत रहेगा। डोमेस्टिक हैप्पीनेस, घर की जो सुख शांति होती है, ये फोर्थ हाउस है। ठीक है, सारा प्रॉपर्टी वगैरह, गाड़ी वगैरह, रियल एस्टेट, वास्तु, व्हीकल, ये सब फोर्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट बताते हैं कि व्यक्ति के पास में क्या है क्या नहीं रहेगा, इससे संबंधित है। मदर के बारे में जान सकते हैं, मदर की प्राइवेट लाइफ के बारे में जान सकते हैं कि उनका जीवन कैसे गुजरा है। और फोर्थ हाउस सबसे ज्यादा दिखाता है आपके मन को, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपका मन कैसा है, आप सोचते कैसे हो, है ना, आपकी इमोशंस को दिखाता है ये। शुभ ग्रह अगर बैठे होंगे तो आपका जो घर का जो इन्वायरमेंट होगा वो बहुत अच्छा होगा, आपका घर जो है ना वो राजाओं जैसा होगा, बड़ा होगा, सब कुछ होगा। वीनस बैठा होगा तो हर तरीके की लग्जरी होगी। नेगेटिव प्लेनेट यहां पर आ जाते हैं तो आपकी मन की स्थिति को खराब कर देते हैं। ठीक है, पांचवा घर बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा घर जो होता है ना वो आपके बुद्धि का है। बुद्धि खराब तो सब खराब, पूरी कुंडली खराब होगी, तख्त पे कोई भी बैठा हो, फर्स्ट हाउस में कोई भी बैठा हो, बुद्धि अगर खराब हो गई तो सब खराब हो गया। इसलिए फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके पूर्व पुण्य भाव जो पिछले जन्म में आपने कर्म किए हैं उसी हिसाब से यहाँ पर आपको प्लैनेट्स की पोजीशन मिलती है। आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपकी बुद्धि कैसी है, बुद्धि एंड विजडम। मंत्र साधना का भी हाउस है ये, और पिछले जन्म के कर्म आपके कैसे रहे वो बताएगा ये फिफ्थ हाउस। बच्चों के बारे में पता चलेगा यहाँ से, संतान के बारे में, और आप कितने क्रिएटिव हैं, कितने आर्टिस्टिक हैं आप, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है। तो ये अगर देखा जाए तो दो चीजों का मेन हाउस है ये, आपकी बुद्धि का और संतान को देखने का, आपके बच्चों को देखने का। शुभ ग्रह बैठे होंगे, इंसान बहुत कुछ सोचता है, उसके पास बुद्धि बहुत अच्छी होती है, बहुत क्रिएटिव होता है, वो तरह तरह के प्लान बनाता है, नई नई चीजों का इजाद करता है। ये जो हाउस होता है ना, ये हाउस पैदा करने का होता है, किसी भी चीज को डेवलप कर देना, किसी भी चीज को पैदा कर देना। बच्चे भी पैदा ही किए जाते हैं, संतान भी पैदा ही की जाती है, डेवलप भी किया जाता है किसी प्रोडक्ट का। तो किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप कर देना, ये जो है ना फिफ्थ हाउस का काम है। अगर शुभ ग्रह बैठे होंगे बुद्धि बहुत अच्छा काम करेगी, अशुभ ग्रह बैठे होंगे बुद्धि खराब, सोच खराब, सब कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। और ये जो हाउस है ना ये नौकरी को छुड़वा देता है, जो भी आप जिंदगी में सेवाएं दे रहे होते हैं किसी को, उसको छुड़वा देता है ये, नौकरी को खराब कर देता है, क्योंकि सिक्स का ये 12वां है, उसको नेगेट करता है नौकरी को। ठीक है, हाँ, और एक चीज का और है ये फिफ्थ हाउस, प्रेम संबंधों का हाउस है ये। अगर यहाँ पर खराब ग्रह बैठे होंगे तो आदमी ऐसे प्रेम में पड़ेगा, ऐसे आदमी को चुनेगा जो हमेशा उसको चूना लगाता रहेगा, हमेशा उसको, उसके रिश्ते को खराब कर देगा। अगर अशुभ ग्रह बैठे होंगे या किसी भी तरीके से शुभ ग्रह भी बैठा होगा और अगर अशुभ हो रहा होगा, वो दूसरे कॉम्बिनेशन से, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल में बता दूं, चंद्रमा बैठा हो फिफ्थ हाउस में और टेंथ हाउस में केतु बैठा हो या शनि बैठा हो या सूर्य बैठा हो और ट्वेल्थ हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हो, तो ये इंसान अगर किसी से लव मैरिज करेगा ना तो ऐसे निकम्मे आदमी को चुनेगा कि वो जिंदगी भर जो है ना उससे वो परेशान रहेगा। इस तरीके के योग हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये मैंने क्यों बोला वो आप लोग आगे सीखेंगे इस चीज को। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस जो है ना वो इन संबंधों का भी होता है। इस हाउस से देख के आप अंदाजा लगा सकते हो सामने वाले का कि इसकी ये वाला गुण कैसा है उसके अंदर। बहुत आसान है पता लगाना।
वीनस की पोजीशन देख के और फिफ्थ हाउस को देख के सामने वाले के बारे में पता लगाया जा सकता है कि ये किस नेचर का इंसान होगा। ठीक है। छठा घर जो होता है वो होता है ऐसी षडरूपी, ऐसी जो कमियां हैं, षडरिपु बोलते हैं जिनको, छह जो दोष होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये छह दोष होते हैं। और ये जो दोष होते हैं ना, वो इंसान यहां पैदा नहीं करता है, वो जन्मजात लेके आता है। जो कमियां हमको जन्मजात मिली है, हम साथ लेके आए हैं, वो छठा घर है। आपके अंदर गुस्सा कितना है, वो तो नेचर होगा ना आपका, पैदा आप उसी पैदा ही उसी नेचर से हुए हैं। आपके अंदर काम भावना कितनी है, वो भी आप पैदा लेके ही पैदा हुए। लोभ आपके अंदर कितना है, लालच कितना है, वो भी आप पैदाइशी लेके आए, है ना। तो छह रुपये होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मतलब घमंड में आ जाना, है ना, और मत्सर मतलब किसी से चिढ़ना। तो ये जो ये होती है, ये छठे घर से संबंध रखती है। रोग, आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, शत्रुओं का घर है, ये कर्जे का घर है। और लाल किताब में जो के हिसाब से जो हम उपाय करते हैं, उसके हिसाब से जो ठहरा हुआ पानी होता है, जैसे कुएं का पानी, किसी तालाब का पानी, वो छठा घर होता है। रिश्तों की अगर बात करें तो दामाद, मामा, भांजा, भतीजा, दोहता, साला और जीजा, ये इतने रिश्ते जो है ना, वो सिक्स हाउस से देखे जाते हैं। अगर सिक्स हाउस पीड़ित है तो इन रिश्तों की बैंड बजी होगी, कुछ ना कुछ खराबी यहां पर देखने को मिलेगी। और ये घर अगर मजबूत स्थिति में है तो ये बड़े काम का घर है। ये जो होता है सिक्स हाउस, वो आपके पैसे को भी दिखाता है। सेवेंथ हाउस व्यापार का है, और सिक्स हाउस जो है ना, वो कस्टमर का पैसा है, किराए का पैसा है। जो आप कहीं से बैठे बैठे जो आपको अर्निंग होती है ना, किराया वगैरह मिलता है, या कस्टमर से जो पैसा जो बैठे बैठे आप ऐसा एक सिस्टम बना देते हो कि वहां से पैसा आता रहता है, वो है सिक्स हाउस। ये सेवा का घर है, आप जिंदगी में सेवा किस तरीके की देंगे, वो सिक्स हाउस बताएगा आपको। सर इसे डेली इनकम भी बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? डेली इनकम भी बोल सकते हैं? नहीं, डेली इनकम सेवेंथ हाउस है, डेली इनकम सिक्स हाउस नहीं है। ठीक है। सिक्स हाउस ऐसा पैसा है, जैसे हमने लोन ले लिया, या हमारे पास में कोई इस तरीके की प्रॉपर्टी जहां से हमको किराया मिल रहा है ना, इस टाइप का पैसा, या हम नौकरी कर रहे हैं जो हमको महीने की सैलरी मिलती है, वो होता है सिक्स हाउस। अगर यहाँ पर निगेटिव प्लैनेट बैठेंगे तो उसी के हिसाब से हमारी जो षड्रिपु है ना, वो आ जाएंगी हमारे अंदर। जैसे मान लीजिए मंगल बैठा है तो हमारे अंदर क्रोध बहुत होगा, गुस्सा बहुत होगा। ये जो हाउस होता है, ये कोर्ट केस का भी होता है। जो कोर्ट केस, जो वकील वगैरह देखे जाते हैं, डॉक्टर, फाइनेंसर, है ना, क्योंकि कर्जे का हाउस है ना, जितने भी फाइनेंस, जिनका भी सिक्स हाउस बहुत स्ट्रांग होता है ना, वो इस तरीके का काम कर सकते हैं कि मतलब पैसा देके, जो ब्याज पे नहीं, पैसा किसी को पैसा दे देते हैं और ब्याज पे पैसा दे देते हैं, उसके एवज में वो इस तरीके का काम जो होता है फाइनेंसर्स का। डेली रूटीन का है, डेली रूटीन मतलब आपने क्या एक फिक्स रूटीन बना रखा है, डाइटिंग का है, एक्सरसाइज का है। अगर सिक्स हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है तो उस प्लेनेट से संबंधित आपको रोग हो सकता है, उस प्लेनेट से संबंधित बॉडी पार्ट में आपको समस्या हो सकती है।
और 6 हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट ही ये बताएगा कि आपके शत्रुओं को आपसे किस बात से चिढ़ लगती है, आपके शत्रु आपसे किस बात पे शत्रुता करते हैं, ये 6 हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट बताएगा। बुध अगर यहां पर बैठा है तो आपके शत्रु जो है ना आपकी बुद्धिमत्ता से जलेंगे। सूर्य यहां पर बैठा है तो आपके शत्रु आपके नेम फेम से जलेंगे, चिढ़ेंगे आपके शत्रु आपसे। ठीक है। 7th हाउस जो होता है, ये अभी मैं आपको सिर्फ हाउसेस के बारे में बता रहा हूँ। अभी लाल किताब में जब हाउस ऑफ कॉम्बिनेशन बताऊंगा ना आप लोगों को, तब बहुत मजा आएगा कि ये हाउस एक दूसरे से जुड़े कैसे होते हैं, प्रिडिक्शन कैसे की जाती है। 7th हाउस जो होता है वो रिलेशनशिप का होता है, पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप किसी भी तरीके की हो सकती है, व्यापार की पार्टनरशिप हो सकती है, मैरिज की पार्टनरशिप हो सकती है, किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप जो होती है ना वो 7th हाउस होता है। मैरिज का हाउस है ये, स्पाउस का हाउस है, पब्लिक के सामने आपकी इमेज कैसी है उसका हाउस है। यहां पर जब नेगेटिव प्लैनेट बैठते हैं तो आपके रिलेशनशिप को खराब कर देते हैं, आपके पार्टनरशिप को खराब कर देते हैं। ये डेली इनकम हाउस है, और ये जो हाउस है वो अवैध संबंधों का भी हाउस है। इस हाउस में अगर नेगेटिव प्लैनेट बैठेंगे तो ये उल्टे सीधे संबंध बनवाते हैं, अपने पार्टनर से चीटिंग करवाते हैं। अब ये डिसाइड होगा हाउस के हिसाब से, उल्टे सीधे प्लैनेट, नेगेटिव प्लैनेट इस हाउस के हिसाब से कौन से प्लैनेट है। चंद्रमा अगर यहां पर बैठा होगा इस हाउस के हिसाब से तो चंद्रमा ठीक नहीं है। 7th हाउस है शुक्र का, और कारक है यहाँ के बुध, और चंद्रमा से के ये दोनों ही शत्रु हैं। आप लोगों को लगा कि 7th हाउस में चंद्रमा आ गया, बड़ा शुभ ग्रह है, ये तो बहुत अच्छा हमारे रिलेशनशिप को रखेगा। नहीं, सबसे ज्यादा तो चीटिंग चंद्रमा ही करवाता है, या फिर खुद चीट करोगे या चीटिंग का शिकार होगे। और अगर कहीं साथ में राहु आ गया तब तो फिर क्या कहने, उसमें 4 चांद लग गए चीटिंग में। और साथ में शुक्र भी अगर इन्वॉल्व हो गया अब तो ये और विशाल रूप हो गया। अब जैसे जैसे इसमें प्लैनेट ऐड करते जाओ बस वैसे वैसे सामने वाले को व्याख्यान करते जाओ, सामने वाला हाँ 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 करता रहेगा। ठीक है। 8वां घर जो होता है ना ये अचानक आने वाली समस्याओं का होता है। दुर्घटना, आपको कोई धोखा दे दे, अचानक से कोई समस्या आ जाए आपके पास में, कोई मृत्यु तुल्य कष्ट पड़ जाए आपके ऊपर, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाए। और लाल किताब के हिसाब से जो 8वां घर है ना, वो जब भी आप कोई चीज के बारे में सोचते हैं ना तो आपके दिमाग में जो पहला आइडिया आता है वो 8th हाउस है। गुप्त विद्या का हाउस है ये, ज्योतिष विद्या का हाउस है ये। जितनी भी गुप्त विद्याएं हैं 8वें घर से ही संबंध होता है सबका। अनअर्न मनी, जो पैसा खुद ना कमाया गया हो, वो 8th हाउस है। जैसे लॉटरी निकल आना, बाप दादाओं की संपत्ति मिल जाना, अचानक अमीर बन जाना किसी भी तरीके से। और ये घर आपके आयु का है। यहां पर बैठे हुए प्लेनेट आपको बता देंगे कि आप कितना जिंदा रहोगे, कितनी आयु है आपकी। यहां पर शनि अगर होता है, शनि यहाँ के कारक हैं, अगर शनि यहाँ पर अकेला बैठा होता है तो आदमी की उम्र इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो बुढ़ापे में यही कहता है भगवान अब तो उठा ले, कब तक जिंदा रखोगे मुझे। क्योंकि शनि यहाँ के कारक है।
मंगल का ये घर है। चंद्रमा अगर यहां पर होगा, चंद्रमा मन का कारक है, कहाँ आ गया, एट्थ हाउस में आ गया। एट्थ हाउस में जमीन किसकी है, मंगल की। घर किसका है, शनि का। वहां पे मन आ गया। एक तरफ मंगल का इफेक्ट आएगा चंद्रमा के ऊपर, वो क्या करेगा, वो सेल बनाएगा, और उसके दिमाग में हमेशा जो है ना कुछ एंगर वाली पोजीशन रखेगा, गुस्से वाली पोजीशन उसके मन में रहेगी। और शनि, जैसे ही शनि के संपर्क में आएगा चंद्रमा, उसको उसके मन को पीड़ित कर देगा, निगेटिविटी की तरफ चला जाएगा, और वो दूसरों से चिढ़ने वाला इंसान बन जाएगा, दूसरों की बुराई करने वाला इंसान बन जाएगा। उसके मन में हमेशा ये चलता रहेगा। जब भी वो किसी से मिलेगा, किसी तीसरे आदमी से, वो कोई ना कोई गॉसिप लेके आएगा, किसी तीसरे आदमी की उसकी बुराई करता हुआ चला आएगा। एट्थ हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा। अगर एट्थ हाउस और 11th हाउस का बहुत अच्छा संबंध बन जाए, तो इंसान को बगैर कमाया हुआ पैसा मिलता है, बाप दादाओं की संपत्ति बहुत अच्छी मिलती है। आठवां घर और 11वें घर में अगर मित्र ग्रह बैठे होंगे, दोस्त ग्रह बैठे होंगे, उसके सारे काम बन जाएंगे, किसी भी काम में वो हाथ लगाएगा उसके काम सारे बनते हुए चले जाएंगे। और अगर आठवें घर में और 11th हाउस में शत्रु ग्रह बैठे होंगे, कोई भी काम करेगा नुकसान ही होगा उसमें। घर बनाने जाएगा तो कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आएगी, घर बनेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मतलब कोई भी काम करेगा तो प्रॉब्लम आएगी। इसी तरीके के हर हाउसेस से संबंध होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको सब। ठीक है। नाइन्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग्य का होता है ये। जिसका नाइन्थ हाउस अच्छा, उसका भाग्य अच्छा, और जिसका भाग्य अच्छा, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी। वो तो ऊपर वाले ने लिख के भेज दिया ना कि जाओ, ये स्वर्णम अक्षरों में लिखा जा रहा है तुम्हारा भाग्य, अब तुम जिंदगी में ऐश करो, मजे करो, सारी समस्याएं अपने आप कटती चली जाएंगी। नाइन्थ हाउस जिसका बहुत अच्छी पोजीशन में होता है। ठीक है। अशुभ ग्रह अगर यहाँ पर बैठते हैं तो माँ बाप को परेशान करते हैं, माँ बाप को पैसे की समस्या देते हैं, क्योंकि जो नाइन्थ हाउस होता है ना, वो हमारे फादर का और पूर्वजों का होता है। हमारे बाप दादा पुराने जो भी हमारा जो डीएनए है, नाइन्थ हाउस डीएनए, जो हमारा डीएनए चला आ रहा है उसकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अगर यहाँ पर अच्छे प्लैनेट बैठे होंगे तो उनके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, बृहस्पति बैठा हुआ है, उनके जो बाबा लोग होंगे, उनके जो पूर्वज होंगे, वो बड़े रुतबे वाले होंगे, बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे वो। यहाँ पर खराब प्लैनेट आ गया। खराब प्लैनेट कौन हो सकता है, ये घर है बृहस्पति का, बृहस्पति का घर है, बृहस्पति की जमीन है, बृहस्पति ही कारक है यहाँ पे। अब बृहस्पति का शत्रु ग्रह यहाँ पर आ गया, राहु आ गया, बुध आ गया, स्थिति खराब होगी फादर की, या बाप दादाओं की, पूर्वजों की, भाग्य की। तो यहाँ पर जो लाल किताब में जो शुभ और अशुभ ग्रह पकड़े जाएंगे ना, जो देखे जाएंगे ना, वो हाउस के हिसाब से देखे जाएंगे। यहाँ पर मैलेफिक, ये मत सोचना आपकी मैलेफिक प्लैनेट शनि राहु केतु होते हैं, ये किसी भी हाउस में जाएंगे बुरा नहीं करेंगे, अरे नहीं, ये तो बहुत बेहतरीन प्लैनेट होते हैं। ये अच्छी पोजीशन में अगर बैठे हो ना तो आदमी अमित शाह बन के बैठता है। ठीक है। तो ये कभी प्लैनेट खराब नहीं होते हैं, हाउस के हिसाब से ये प्लैनेट के गुण बदल जाएंगे। ठीक है, जैसा हाउस हो। 10वां घर जो होता है वो करियर का होता है, कामकाज का होता है, पिता का होता है। फादर की पोजीशन हम यहां से देखते हैं। बैठकर करने वाले जितने भी काम होते हैं वो सब 10th हाउस से संबंध बनाते हैं। इसीलिए शनि अगर किसी का 10th हाउस में हो ना, तो उसको हमेशा एक ही जगह टिककर काम करना चाहिए, खासकर बैठने वाली कुर्सी पर। उसको किसी ऐसे किसी भी काम में नहीं होना चाहिए जो मार्केटिंग प्रोफाइल हो और इधर उधर मतलब बाहर फील्ड वर्क हो। है ना, ये आपके स्टेटस का हाउस है, ये आपका कर्म स्थान है।
सेकंड 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का से संबंधित जिस तरीके का उसका जो नेचर है उस प्लैनेट का, ये देखो, ये जो है ना, ये 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट आपके कर्मों को डिसाइड करते हैं, आपके करियर को डिसाइड नहीं करते हैं। आपका करियर में काम करने का तरीका क्या होगा, ये डिसाइड करेगा 10th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट। बाकी करियर को देखने के लिए तो हमको और प्लैनेट्स की पोजीशन देखनी पड़ेगी। बुध अगर कुंडली में अच्छा होगा तो बिजनेस आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुंडली में अगर बुध अच्छा नहीं है तो बिजनेस करने की सोचना भी नहीं चाहिए। आदमी नौकरी में या इस तरीके के प्रोफाइल में रहे तो ज्यादा अच्छा है। और अगर बुध बहुत अच्छा है कुंडली में तो आप बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो जो घुटने होते हैं, घुटने और घुटनों, लेग्स में जांघों से और घुटनों की, ये जो घुटने से जस्ट नीचे की जो हड्डी होती है इसके बीच का हिस्सा, जो जॉइंट्स होते हैं, वो 10th हाउस है। और 10th हाउस में अगर बहुत ही अच्छे प्लैनेट बैठे होंगे जो 10th हाउस के हिसाब से होंगे, मतलब 10th हाउस के हिसाब से मतलब क्या हुआ, 10th हाउस किसका है, शनि का। शनि के जो मित्र ग्रह होंगे वो तो यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, और जो शनि के मित्र ग्रह नहीं होंगे वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जैसे सूर्य है यहाँ पर, नहीं अच्छा रिजल्ट देगा। चंद्रमा है यहाँ पर, नहीं अच्छे रिजल्ट देगा। हाँ, हाउस कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर सेकंड हाउस में अगर कोई अच्छा प्लैनेट बैठा होगा तो फिर ये भी प्लैनेट अच्छे रिजल्ट देंगे। वैसे शनि के अगर जितने मित्र ग्रह हैं, वीनस बैठा है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो बुध अगर बैठा हुआ है बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, राहु बैठा हुआ है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके ऑल ओवर कर्मास को डिसाइड करते हैं कि आपके कर्म कैसे रहने वाले हैं, और फादर की स्थिति को डिसाइड करेंगे। 11वां घर जो होता है ना वो लाभ का होता है और आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, आपके सोशल सर्किल का होता है, सोशल नेटवर्क का होता है। और जो पहाड़ों पे जो मंदिर होते हैं ना, 11th हाउस उनका होता है। जैसे वैष्णो देवी वगैरह जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जो मंदिर होते हैं वो होता है 11th हाउस से संबंध रखते हैं। यहां पर शुभ ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। यहां पर जितने मैलेफिक प्लैनेट बैठे होंगे वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये घर जो है वो शनि का है, कुंभ राशि है ना यहाँ पर। और जो प्लैनेट मान लीजिए शुभ ग्रह बैठा भी है, जैसे सूर्य बैठा है, अगर यहाँ का जो सूर्य होता है ना वो अगर जुपिटर की तरह हुआ, क्योंकि जुपिटर कारक है यहाँ पे, अगर जुपिटर की तरह हुआ तब तो शनि उसको बख्श देता है। और अगर यहाँ पर बैठा जिसका सूर्य 11th हाउस में होता है और वो शनि की चीजों को यूज करने लगा, शनि की चीजें क्या हुई, जैसे शराब हुआ, मांस हुआ, है ना, और झूठ बोलना हुआ, किसी दूसरे के पार्टनर के साथ में नजर रखना हुआ, इस टाइप की चीजें, जो शनि की जो चीजें होती है ना, निगेटिव चीजें, अगर झूठ बोलना हुआ, अगर इस तरीके के वो काम करने लगा तो वो इंसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और उसके संतान पे इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। चंद्रमा अगर यहाँ पर बैठा होगा तो ऐसे व्यक्ति के माँ को पोता नसीब नहीं होता है, मतलब जब तक उसकी माँ जिंदा होती है तब तक उसके बेटा नहीं हो सकता, बेटी हो सकती है, बेटा नहीं हो सकता, मतलब दादी पोते का मुंह नहीं देख पाएगी। और अगर देख भी लेती है तो दादी के साथ में घटना हो जाएगी, या फिर उसके हस्बैंड खत्म हो जाएंगे, या वो अगर हस्बैंड पहले से नहीं है तो वो अंधी हो जाएगी, है ना। यहाँ पे जो भी प्लेनेट बैठता है ना वो शनि की तासीर का होता है। शनि की तासीर का मतलब ये हुआ कि प्लेनेट भले ही शुभ है लेकिन उसके जो रिजल्ट होंगे, जो उसका जो गुण होगा वो शनि की तरह होगा। अब वो कैसे काम करेंगे वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। 12वां घर जो है वो हमारे खर्चे का है, जो हम खर्च करते हैं। अब इसको, खर्चे को इस तरीके से आप समझो, एक मैं जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज सोचा, 8th हाउस से हमारे दिमाग में जो पहला विचार आया, किसी भी काम के बारे में हमने सोचा और जो पहला आइडिया आया वो है 8th हाउस। उस आइडिया
पे जो हमने गहराई से प्लान बनाया है ना, सोचा उसके बारे में, उसका रोड मैप बनाया, उसका पूरा उसको कैसे करना चाहिए, है ना, उस वो है सिक्स हाउस। और उसको सही तरीके से पैसे खर्च करके उसको इम्प्लीमेंट करना, वो ट्वेल्थ हाउस और सेकंड हाउस है। अगर किसी की कुंडली में सेकंड हाउस, सिक्स हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस में इस कॉम्बिनेशन में प्लैनेट बैठे होते हैं ना, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं। वो किसी भी प्लान को इतना अच्छे से बनाते हैं और उस पे अच्छा सा, मतलब एक सही बजट बना के उसको खर्च करके और उस पर बड़ा अच्छा इंप्लीमेंट करते हैं उसका। ठीक है, तो ये खर्चे का हाउस है। ये हाउस जो है ना, ये मोक्ष का भी है। केतु अगर यहाँ पर बैठा हो तो ऐसा इंसान दुनिया के सारे सुखों को भोग कर फिर मोक्ष की तरफ जाता है। और कभी कभी ऐसा कर्ज जो आदमी उतार ही ना पाए, वो ट्वेल्थ हाउस है। पति पत्नी के जो प्राइवेट रिश्ते हैं, वो ट्वेल्थ हाउस है। अपनी शौक के ऊपर खर्च करना, वो भी ट्वेल्थ हाउस है। दिखावे की जिंदगी, दिखावे की जिंदगी में जो पैसा आदमी खर्च करता है ना, वो भी ट्वेल्थ हाउस है। हॉस्पिटल, जेल, और अकेले में जैसे होता नहीं कि कोई आदमी नेगेटिव स्थिति में चला जाता है, उसको अकेले रहने में मजा आता है। वो मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते फिर आइसोलेशन में जाना। हैं, राइट, आइसोलेशन में चले जाना। जिसका भी ट्वेल्थ हाउस नेगेटिव काम कर रहा हो, वो ये सब प्रॉब्लम आती है। अब जैसे ट्वेल्थ हाउस में नेगेटिव कैसे काम करेगा? ट्वेल्थ हाउस में अगर मान लीजिए बुध बैठा है, तो बुध जो होता है ना, वो ट्वेल्थ हाउस में नीच का हो जाता है, क्योंकि पाइसेस में बुध नीच का होता है। तो बुध अगर यहाँ पर ट्वेल्थ हाउस में बैठा होगा तो वो उसके साथ में इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, या उससे, और अगर राहु भी कुंडली में अगर खराब हुआ तो फिर ये बहुत खराब सिचुएशन बन जाती है ट्वेल्थ हाउस के बुध की। हाँ, अगर ट्वेल्थ हाउस में बुध है लेकिन राहु ठीक पोजीशन में है, तो फिर काम चल जाता है। रीजन क्या है? बुध जो होता है ना, वो हमारा दिमाग होता है, और राहु जो होता है उस दिमाग में चलने वाले विचार होते हैं। तो दोनों में एक का सही होना जरूरी है। अगर विचार सही ना हो तो कम से कम दिमाग सही हो, कि विचार गलत आए तो, लेकिन दिमाग से हम उसको समझा ले जाएं अपने आप को, चलो ठीक है, इस काम को नहीं करना चाहिए। और अगर मान लीजिए विचार अच्छे हैं, तो बुद्धि में वैसे विचार ही नहीं आएंगे, तो दिमाग वैसे ही अपना अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर दोनों ही खराब हो जाए, बुद्धि भी खराब हो जाए और विचार भी खराब हो जाए, तब तो फिर वो पागल खाना, आइसोलेशन, अस्पताल, वो तो सब उसका रखा है ना। ट्वेल्थ हाउस उसका सुपर एक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये कहानी थी 12 घरों की। इसकी मैं आपको डिटेल स्लाइड भेज दूंगा, कुछ आपने नोट किया भी होगा, है ना। धीरे धीरे और भी मैं बीच बीच में जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा तो आपको नोट्स में शेयर करता जाऊंगा। अभी तो मैंने ग्रामर का स्टार्ट भी नहीं किया, हम नेक्स्ट क्लास से ग्रामर स्टार्ट करेंगे प्रॉपर वे में। ठीक है? अभी तक जिसको कुछ ना समझ में आया हो, कुछ और कुछ बात करना चाहता हो, वो कर सकता है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ किए दे रहा हूँ।